नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड का जो मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था हिस्ट्री का रिलेटेड, ठीक है? तो उसका आज अगला क्लास रहने वाला है, 4th क्लास, जहाँ पे हम उत्तराखंड के जो अलग-अलग राजवंश थे, ठीक है? जैसे कुंड राजवंश था, छगलेश वंश था, ठीक है? छगलेश जो चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है? या शक राजवंश था, गुप्त काल था, उन सब के बारे में यहाँ पे चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है? ये शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। मैंने पहले आपसे कहा था कि क्रैश कोर्स है, मैं मेन टॉपिक यहाँ पे करवा रहा हूँ, जो कि आपकी रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी आपको साथ में हिस्ट्री की बुक पढ़ते रहनी है, ठीक है? बाकी जो मुझे इंपॉर्टेंट नोट्स लगते हैं, मेरे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है? तो इसको अच्छे से देखिए, वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, उत्तराखंड समग्र ज्ञान को जो हम स्टार्ट किया था इतिहास हमने, ठीक है? क्रैश कोर्स से इसका आज इसका लेक्चर 4 रहने वाला है। 3 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे कुनिंद राजवंश के बारे में, ठीक है? उत्तराखंड में जो ऐतिहासिक काल था, उसमें जो अलग-अलग राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया, जैसे कुलिंद राजवंश ने शासन किया था, आज इसको पढ़ेंगे, ठीक है? साथ ही शक राजवंश के बारे में भी देख लेंगे चीज़ों को, और जितने भी प्रकार की जो मुद्राएँ मिली हुई हैं, ठीक है? उनको भी यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है? कुषाण वंश भी हो गया, युद्धि वंश, शक वंश, सब यहाँ पे क्लियर करेंगे। अगली वीडियो जो है हमारी रहेगी वो कार्तिकेय राजवंश की रहेगी। क्लियर है? देखिए, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। देखिए, अगला क्या होता है आगे। उत्तराखंड में क्वेश्चन ये पूछता है बहुत बार, शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी आपकी कुरिंद्र, ठीक है? अब हमको जो हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो ये शासन चीजें हुई हैं, ठीक है? इस वंश ने इस शासन किया, इस काल में शासन किया, बट ये चीजें कहाँ से मिली है? हमें जो स्रोत मिले हैं ना, कुनिंद्र कालीन हमें क्या मिले हैं? यहाँ पे मुद्राएं मिली हुई है, ठीक है? तो उनके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड पे जो हमारे इतिहासकार हैं उनके द्वारा रिसर्च किया गया, ठीक है? तो उसके हमें पता चलता है कि ये जो मुद्राएं हैं, ये कुनिंद्र शासक के काल की हैं, कार्तिकेय शासन काल की हैं, ठीक है? ये चीजें काल है। तो देखिए, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, महाभारत में जो कुलिंद राजवंश है ना, इनको द्विज कहा गया है। कुलिंद को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है? तो महाभारत काल में जो कुलिंद राजवंश है, उनको क्या कहा गया है? यहाँ पे द्विज कहा गया कुलिंद को, ठीक है? देखिए, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज है, आपका जो कालसी लेक है, अब कालसी कहाँ पर है? आप सबको पता है, ये आपका देहरादून में है, ठीक है? तो देहरादून में ये क्या, जो कालसी लेक है ना, ये किसके अधीन है? वहां पे जो लेक है, ये मौर्यों के अधीन है। किसके अधीन? ये मौर्यों के अधीन था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बनता है कि सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था अमोभूति। अमोघ भूति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कुलिंद वंश का सबसे ज्यादा पूछेगा तो कौन था शासन शक्तिशाली शासक? ही था अमोभूति। इसकी टाइम की प्रकार की मुद्राएं भी अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है? वहां चीजें पता चलेंगी आपको। साथ ही साथ महाभारत व अष्टाध्यायी में इनकी क्या मिलती है? हमको जानकारी मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कुलिंद वंश की जानकारी यहाँ पे मिलती है, महाभारत में मिलती है और अष्टाध्यायी में भी मिलती है, ठीक है? इनमें मिलती है। अब देखिए, जो वन पर्व है ना, वन पर्व में किसका उल्लेख मिलता है? सुबाहु का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? सुबाहु। और ये भी किससे रिलेटेड थे आपके? ये भी आपके कुलिंद राजवंश से रिलेटेड थे, ठीक है? इसके बाद है आपका विदेशी यात्री टॉलमी के द्वारा क्या किया गया है? जो विदेशी यात्री टॉलमी थे, ठीक है? तो इनके द्वारा भी यहाँ पे क्या किया गया है? कुलिंद राजवंश के बारे में यहाँ पे चीजें बताई गई है, ठीक है? मतलब अपने उसमें वर्णन किया गया है कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं ये कुलिंद राजवंश यहाँ पे था करके, ठीक है? तो इतनी ज्यादा हमें क्या मिलते हैं? स्रोत मिलते हैं। तो इस स्रोतों के बाद ही हम कह सकते हैं कि हाँ, उत्तराखंड में ऐतिहासिक काल में कुलिंद राजवंश भी एक था, और ये पहला राजवंश था जिसके द्वारा राजनीतिक शक्ति यहाँ पे स्थापित की गई थी। क्लियर है ना? चलिए, अब देखिए, यहाँ कुछ एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले उनको देख लेते हैं, ठीक है? अब बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है ना कि जो हमारे यहाँ पे कुलिंद राजवंश था, ठीक है? तो इसका टाइम पीरियड आपको मैंने बता दिया, 500 से लेकर 200 ईसा पूर्व तक। इनकी प्रारंभिक राजधानी पूछेगा, इनकी प्रारंभिक राजधानी, ठीक है? तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? तो ये थी कालकूट कालसी में। कालकूट कालसी, ठीक है? यहाँ पे इनकी प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है। कहाँ पे? कालकूट कालसी में, ठीक है? इसके बाद अगला पूछेगा कि इनकी द्वितीय राजधानी कहाँ थी? ये तो आपकी पहली थी, तो ये आपकी द्वितीय राजधानी, ठीक है? द्वितीय राजधानी इनकी थी, तो ये थी शत्रुघ्न नगर। शत्रुघ्न नगर, ठीक है? अभी शत्रुघ्न नगर कहां पर है? तो ये आपका मथुरा। कहां पे था? मथुरा था। तो यहाँ पे इनकी दूसरी राजधानी मानी जाती है, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन ये पूछता है इनकी तृतीय राजधानी कहाँ थी, क्योंकि इनकी राजधानी चेंज हुई होंगी, ठीक है? तो इनकी जो तृतीय राजधानी थी वो थी वेहट। अब वेहट कहां पर है? तो वेहट अभी के टाइम पे जो सहारनपुर है ना आपका यूपी में, वहां पे सहारनपुर, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, इसको रखना, सहारनपुर, रॉ हुआ, ठीक है? तो यहां से कुछ भी पूछ सकता है कि कुलिंदों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी, ऑप्शन दे देगा, इसको देखना। प्रथम राजधानी पूछेगा तो कालकूट कालसी, तृतीय होगा तो बेहट, जो कि सहारनपुर हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे दो धर्म भी माने जाते हैं यहाँ पे, इनका एक शैव धर्म और दूसरा आपका बौद्ध धर्म,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो इसको आप लोग कर लेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कहा जाता है कि जो राजधानी है ना, इनकी जो वर्तमान राजधानी है श्रीपुर, ठीक है, वो वर्तमान श्रीनगर थी। अगर पूछता है श्रीपुर, ठीक है, श्रीपुर कहाँ, तो आपका श्रीनगर, यहाँ पर भी इनकी ये मानी जाती है वर्तमान में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, जिसे पता हो गई। अब देखिए, हमें जो कुनिंद्र मुद्राएं मिली हुई हैं, ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कुनिंद्र मुद्राएं हैं इनके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए, पहली बात तो कुनिंद्र मुद्राएं है ना, इसमें हमें टिहरी गढ़वाल, अब टिहरी गढ़वाल से हमें यहाँ पे थत्यूड़ या अठूर, ठीक है, ये दो चीजें इनको याद रखना, वहां से मिली हुई हैं इनकी मुद्राएं हमें। उत्तरकाशी में देवढुंगा, पुरोला से मिली हुई हैं। श्रीनगर से सुमाड़ी से मिली हुई हैं। पौड़ी गढ़वाल में भेड़गांव से मिली हुई हैं। और बागेश्वर में तो कत्यूर घाटी, आपको पता है बागेश्वर में बहुत इंपॉर्टेंट इनके नाम से ही है कत्यूर घाटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, किसके बारे में, कुनिंद राजवंश के बारे में। अब कुनिंद राजवंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आगे पूछ ली जाती है। ठीक है, इनके जो ठीक है, बाकी द्विज मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और भी है, जो आपका कालसी लेख है ना, मौर्य अधिक के अधीन जो आपका कालसी अभिलेख है, वहां पे कुनिंद को क्या कहा गया, पुलिंद कहा गया है। कुनिंद को यहाँ पे पुलिंद भी कहा गया। क्वेश्चन को बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो कालसी अभिलेख में या कालसी में जो कुलिंद राजवंश था उसको क्या कहा जाता, तो इनको पुलिंद कहते थे। क्या कहते थे, पुलिंद इनको यहाँ पे कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि अभी तक हम अगर ज्ञान साक्ष्य के अकॉर्डिंग कुलिंद राजवंश जो था आपका, तो उसके यहाँ पे कितनी मुद्राएं मिल चुकी हैं या इनकी कितने अवशेष यहाँ पे चीजें मिल चुकी है। ठीक है, तो अब तक इनके 5 अभिलेख पूछेगा, कितने अभिलेख मिले हैं, तो अभी तक कुनिंद राजवंश के कुनिंद राजवंश के 5 अभिलेख मिले हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कितने मिले हैं, 5 अभिलेख मिले हुए हैं। कितने मिले हुए हैं, 5 अभिलेख यहाँ पे इनके मिले हुए हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि इसी सामाजिक मुद्राएं इसकी किसकी मिली हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कुलिंद वंश सबसे ज्यादा था, तो सबसे ज्यादा जो मिली हुई है, सबसे ज्यादा किसकी मिली हुई है, किस शासन किसी राजा किया, सबसे ज्यादा ये मिले हुए हैं हमें अमोभूति के। किसके मिले हुए हैं, अमोभूति। ठीक है, इसको भी याद रखना, क्वेश्चन आगे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब कुलिंद मुद्राओं के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम कुलिंद मुद्राओं के बारे में बात करते हैं ना, इनकी जो मुद्राएं थी, ठीक है, इनकी मुद्राओं के बारे में देखिए। पहली बात तो ये जो मुद्राएं थी ना कुलिंद की, इनकी रजत एवं ताम्र धातु में निर्मित थी। किसी थी, रजत और ताम्र। ठीक है, देखिए, मैं इस चीजें शॉर्ट बताऊं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अगर एक एक बार भी आप वीडियो को देखते हैं, फिर इनके नोट्स बनाते हैं, या नोट्स तो बनाइए ना, ठीक है, क्योंकि रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं पूरी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी बहुत बोरिंग होती है, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूँ, बाकी तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि आप इन वीडियो के भरोसे बैठे रहेंगे, आपको भी एक बार जो आपके पास हिस्ट्री की बुक होगी वहां से भी एक बार आपको ये पढ़नी है। तो जो इनकी मुद्राएं मिली हुई है, रजत और ताम्र धातुओं से निर्मित है। ठीक है, धातुओं से निर्मित है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और भी है, आप बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, कुलिंद मुद्राओं में उनको प्रचलित करने वाले शासकों के नाम है। जैसे मैंने अभी अमोभूति बताया था ना, तो इनकी जो धातुएं हैं, ठीक है, जब मुद्राएं हैं, इनमें इनको प्रचलित करने वाले जिसके टाइम पे जो चीज प्रचलन में आई होंगी, ठीक है, तो उन्हीं की इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे क्या हुई है, दिखाई गई है उनमें। ठीक है, उनके नाम वगैरह उनसे अंकित किए गए हैं। अब देखिए, जो अमोभूति की मुद्राएं है ना, इन मुद्राओं में लेख मिला हुआ है। अब इसका जो लेख है ना, इसको याद रखना, किस भाषा में है पूछेगा, तो खरोष्टी में है, खरोष्टी भाषा में है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि जो अमोभूति की मुद्राएं हैं उनमें कौन से लेख है, तो ये खरोष्टी है। और लिपि की बात करेगा तो यहाँ पे लिपि कौन सी है पूछेगा। ठीक है, तो लिपि है आपकी ब्राह्मणी लिपि, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, आपको ये देखनी है। ठीक है, तो ब्राह्मणी लिपि हो जाएगी, और लेख होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका खरोष्टी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये आपकी अगमोती है। अगर अन्य की बात करेगा यहाँ पे, ठीक है, देखिए, अगर हम अन्य की बात करते हैं, देखिए इसमें किसकी मिली हुई है, जो लिपि मिली, खरोष्टी जो भाषा मिली हुई है। ठीक है, तो लिपि जो है वो यहाँ पे ब्राह्मणी लिपि है। अगर हम अन्य की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या मिला हुआ है, अन्य भाषाओं में जो मुद्रा है, ठीक है, उन जो मुद्राएं हैं अन्यों की, अगमोती के अलग से, ठीक है, जो राजा होंगे, और तो उनकी मुद्रा में क्या है, ब्राह्मण लिपि है। कौन सी है, ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है, देखिए, पहली बात तो अमोभूति की जो मुद्रा लेख है उसमें खरोष्टी एवं ब्राह्मणी लिपि मिली हुई है। इसके लेख में खरोष्टी और ब्राह्मणी मिली हुई है। किसके में, अधूमती, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। और अन्य राजाओं की अगर मैं बात करूंगा तो इनमें ऑलरेडी क्या है, ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है, इसके में खरोष्टी भी है, ब्राह्मणी में भी है, और इनके में जो है ना,
ठीक है। तो इनके में क्या है, तो दोनों चीजें हैं। क्लियर, मतलब ये हो गया क्लियर, आप लोगों का पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हुआ, फिर से कह रहा हूं, अमोभूति की प्रकार की मुद्राएं हैं, इसमें खरोष्टी लिपि भी है और ब्राह्मणी लिपि भी है, ठीक है। अन्य मुद्राओं की बात करूंगा तो इनमें ओनली क्या है, ब्राह्मी लिपि है। आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कुंडली मुद्राओं के हम प्रकार देखते हैं, ठीक है। इनके प्रकार देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए प्रकारों की बात करेंगे, ठीक है। मुद्राओं के प्रकार, मुद्राओं के प्रकार, देखिए पहली बात प्रकार की बात करें, दो टाइप है, ठीक है। एक है आपकी प्रारंभिक मुद्राएं और दूसरा है एक आपका परवर्ती, परवर्ती कुनिंद मुद्राएं, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब अगर हम देखते हैं प्रारंभिक की बात करते हुए, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले बात कर रहा हूँ प्रारंभिक की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो प्रारंभिक धातु है ना, इनकी जो धातु थी वो धातु कैसी थी, जिससे बनी हुई थी ये मुद्राएं, तो ये थी आपकी ताम्र धातु, ठीक है, ये थी आपकी ताम्र धातु थी। अगली बात लिपि की मैं बात करूंगा, तो लिपि थी आपकी ब्राह्मणी लिपि, लिपि थी, ये थी प्रारंभिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं अभी, इसके ध्यान देना। देखिए अब प्रारंभिक कुनिंद मुद्राओं में जैसे आपने देखा होगा किसी शासक का नाम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना जो भी प्रारंभिक जो हमें चीज, मैंने जैसा आपको बताया था इससे पहले कि जिस शासक के दौरान मुद्राएं प्रचलित हुए, उनने वहां पे क्या लिखा है, अपना नाम वगैरह लिखा है। पर प्रारंभिक जो हमको मुद्राएं मिली हुई है ना, इसमें हमें किसी का नाम यहाँ पे नहीं मिलता है, किसी भी शासक का यहाँ पे नाम लिखा है, बल्कि मात्र क्या लिखा हुआ है वहां पे, कुनिंद लिखा हुआ है, ओनली क्या लिखा हुआ है, ओनली कुनिंद लिखा हुआ है, ठीक है। किसी का नाम, जैसे अनुभूति प्रकार की मुद्राएं हैं, छत्रेश्वर प्रकार की है, अल्मोड़ा प्रकार की है, उनमें तो आपको कहीं ना कहीं चीजें दिखेंगी नाम, बट जो आपके प्रारंभिक थी, जो स्टार्टिंग की थी, वहां पे खाली कुनिंद लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे भारत में अगर करेंसी छपती है कोई, जैसे अभी क्या होता है, केंद्र शासित भारत सरकार लिखा होता है, सेंट्रल बैंक द्वारा। अब कहीं पर भी क्या होगा, अगर मैं कल के दिन बोलूं, जो सरकार चलती है, जैसे बीजेपी की सरकार चली या कांग्रेस की चली, अगर वो अपने नाम वगैरह लिख देते हैं, ठीक है, तो वहां पे कह सकते हैं कि उनके नाम लिखे हुए हैं। बट जैसे अभी भारत सरकार, जैसे भारत है पूरा सरकार है, तो वैसे ही जो प्रारंभिक धातुएं मिली थी उनमें खाली कुनिंद लिखा हुआ था, शासकों का नाम वहां पे नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग कि जो प्रारंभ था ना, कुनिंद जनपद गणराज्य में रहा होगा। पहला क्या है, गणराज्य रहा होगा, जैसे हम लोग भारत गणराज्य कहते हैं, तो वहां पे क्या कह सकते हैं कि हम भारत एक गणराज्य रहा होगा, मतलब जो कुनिंद था क्या था, गण, किसी का मतलब एक राजा का शासन नहीं था वहां पे, जनता का शासन वहां पे हो सकता है। क्लियर है ना आप लोग। देखिए अब इसके बाद जो प्रवृत्ति की बात आती है ना, ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि अब जैसे हम सेकंड की बात करेंगे, यहाँ पे प्रवृत्ति की बात करते हैं, ठीक है। अब प्रवृत्ति में इसकी लिपि पूछेगा, जैसे परिवर्ती की लिपि कैसी थी, तो ये आपकी खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी दोनों थी, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे अमोभूति प्रकार की पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ धातु की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनकी, ठीक है, तो धातु थी वो रजत थी और दूसरी कौन सी थी आपकी, ताम्र थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी ध्यान देना है। अब देखिए जो प्रवर्ती कुटिल थे ना, इनकी मुद्राओं को तीन भागों में विभाजित करते हैं। अब ये प्रवर्ती जो है, इनको हम क्या कर रहे हैं, तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक बार डिवाइड अगर चार्ट समय में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए दो टाइप की हमने पढ़ी, पहली आपकी कौन सी थी, पहली थी आपकी प्रारंभिक, ठीक है, और दूसरी आती है यहाँ पे आपकी, ये आती है प्रवर्ती, ठीक है। अब प्रवृत्ति को भी हमने क्या किया, दो भागों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे प्रवृत्ति को हम दो, अगर तीन भागों में डिवाइड करते हैं, कितने भागों में, तीन भागों में, ठीक है। इनकी जो मुद्राएं थी, ठीक है। अब देखिए प्रवृत्ति है, पहली जो आएगी ना, वो आएगी आपकी अमोभूति प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, अमोघभूति प्रकार, ठीक है। दूसरा अगर बात करेंगे तो ये थी अल्मोड़ा प्रकार की, ठीक है, और तीसरा जो आएगा तो वो छत्रेश्वर प्रकार की, ठीक है। इन तीनों के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। अब देखिए पहली बात अमोभूति प्रकार की अगर मैं पढ़ता हूँ, पहले इसको कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहना, देखते रहना, और नोट्स बना रहे तो उसको भी बनाते रहना। देखिए पहली बात, अब यहाँ पे देखिए धातु जो होगी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, रजत और ताम्र होगी इनकी, ठीक है, किसकी, अमोभूति प्रकार की में। लिपि कौन सी होगी इनकी, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। मैंने देखा ना, मैंने कहा बाकी सब में क्या थी आपकी, ब्राह्मी लिपि मिलेगी, व अमोभूति के प्रकार में क्या मिलेगी, दोनों मिलेंगी, खरोष्टी लिपि मिलेगी और ब्राह्मणी लिपि भी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और ये जितनी मुद्राएं इनके नाम से लग रहा है, ये इनके द्वारा ही, अमोभूति के द्वारा ही क्या किया, इन्होंने ही यहाँ पे इसको क्या किया था, यहाँ पे प्रचलन में लाया गया था, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा इनको जारी की गई थी, कह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछना, इनके नाम से लग रहा है, अमोभूति प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो इनका नाम ही होगा वहां पे, आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। और इनको ही सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या माना जाता है, प्रतापी राजा माना जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रतापी राजा अगर पूछेगा तो यही थे, कौन थे, प्रतापी राजा, अमोभूति यही थे, ठीक है।
इस प्रकार की मुद्रा में क्या हुआ है, रजत, कुनिंद वंश, अमोभूति, महाजन लेख भी लिखे हुए हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मेन चीज यहाँ पे यही देखनी है। ठीक है, और इनमें देखिए इसमें क्या क्या है, इन्होंने जो बनाई हुई थी, ठीक है, इनमें तीन क्या क्या मिलती है मुद्राओं में, नारी, ठीक है, मृग, स्वास्तिक, साथ ही साथ चक्र, ठीक है, नाग, चैत्य, सब याद नहीं करने हैं। ठीक है, नदी व लहरदार रेखाओं को यहाँ पे क्या किया गया है, अंकित किया गया है। ठीक है, रेखाओं को अंकित किया गया है इनकी मुद्राओं में। इसमें अमोभूति प्रकार की मुद्राओं की यहाँ पे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमोभूति प्रकार। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे अल्मोड़ा प्रकार की में। ठीक है, अब अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी, ठीक है, हम यहाँ पे मुद्राओं के बारे में पढ़े, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए अब हम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे रजत था, तो यहाँ पे क्या था, ओनली ताम्र में मिली हुई है। ठीक है, दूसरी बात, इनकी जो भाषा थी, यहाँ खरोष्टी भी और ब्राह्मी दोनों थी, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, ओनली ब्राह्मणी मिलेगी। ठीक है, अगर आगे देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, क्या है, यहाँ से जो कुनिंद राजवंश से संबंधित 4 सिक्के प्राप्त हुए ना, वो इन्हीं के हैं। ठीक है, वो अल्मोड़ा प्रकार जो यहाँ से 4 प्रकार के मिले हैं, वो ये याद रखना। ठीक है, तो कुनिंद राजवंश के क्या मिले, यहाँ से 4 सिक्के मिले हैं, 4 सिक्के यहाँ पे मिले हुए हैं। क्वेश्चन पूछेगा, जो आपका कुनिंद राजवंश था, उसके टाइम के 4 सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो वो अल्मोड़ा मुद्रा से, प्रकार के मुद्रा से यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन ये पूछेगा, ये सिक्के अभी कहां पर हैं, तो रिसेंट में अगर हम बात करेंगे तो ये ब्रिटिश संग्रहालय, ठीक है, ब्रिटिश संग्रहालय, ठीक है, लंदन में रखे हैं। लंदन में आपका जो अल्बर्ट म्यूजियम है वहां पे रखे हुए हैं। ठीक है, लंदन में रखे हुए हैं। ठीक है, ये 4 सिक्के जो अल्मोड़ा प्रकार के मिले हुए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, और अभी तक पूछेगा अल्मोड़ा से कितने प्रकार, कत्तूर घाटी से कितने मिले हैं, तो 54 प्रकार की मुद्राएं हमको यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। अब अगला आता है आपका लास्ट है यहाँ पे छत्रेश्वर प्रकार का। ठीक है, उसके बाद ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और अगला वंश यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही पूछता है। देखिए अब हिस्ट्री में 4-5 क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, बट आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब अगला आता है आपका तीसरा छत्रेश्वर प्रकार। ठीक है, छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हमको मिली हुई है, ठीक है, तो पहली बात तो छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं है ना, इन मुद्राओं में त्रिशूलधारी, ठीक है, त्रिशूलधारी शिव, त्रिशूलधारी शिव, त्रिशूल क्या किया है, दाहिने हाथ में इनने क्या हुआ है, ठीक है, दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, कहां पे पकड़ा हुआ है, दाहिने हाथ में इनके द्वारा इसको पकड़ा गया है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है अगला, अगर पूछेगा यहाँ पे, ये जो मुद्राएं हैं आपके छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं है ना, मुद्रा में कुलिंदों के अधिष्ठान देवता किसको माना है, अधिष्ठान देवता छत्रेश्वर या छत्रेश्वर नाम से जानती है, अधिष्ठान, ठीक है, देव कौन है आपके, वो आपके छत्रेश्वरी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और कहते हैं कि अमोभूति के बाद, अमोघभूति के बाद इनकी मतलब जब इनकी मृत्यु आती है, इनकी मृत्यु के बाद शकों ने क्या किया था, शकों ने इनके मैदानी क्षेत्र में क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया, इनके जो मैदानी क्षेत्र थे, ठीक है, तो वहां पे मैदानी क्षेत्र में इन्हें यहाँ पे क्या कर लिया था, इनका अधिकार कर लिया था। ठीक है, अपना अधिकार किसके बाद आया, शकों का आ गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो अमोभूति की मृत्यु के बाद क्या होता है, शकों ने जो अमोभूति की जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे क्या किया, अपना अधिकार यहाँ पे कर लिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चीज है। अब अगला वंश हम देखेंगे यहाँ पे, इसके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट शक राजवंश के बारे में। इसका शक राजवंश थोड़ा थोड़ा इंच में देख लेंगे, ज्यादा तो इसमें पढ़ेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन कम ही बनता है यहाँ से। ठीक है, बट फिर हमको देखना बहुत जरूरी है। अब कुमाऊं क्षेत्र में पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं क्षेत्र में जो शक संवत का प्रचलन हुआ था ना, शक संवत, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, या फिर जो सूर्य मूर्तियां हैं वो किसकी है, पुष्टि कौन करते हैं, ये हम जो कुमाऊं क्षेत्र में जो शक संवत चलता है। ठीक है, दूसरा जो हमारे सूर्य मंदिर है, सूर्य मूर्तियां हैं, ठीक है, वो हमें इनकी जो उपस्थिति है मंदिरों की, तो उसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, शकों ने राज किया था, शकों ने राज किया था। ठीक है, यहाँ से हमको इनकी चीजें यहाँ पे एविडेंस यहाँ पे कुछ मिले हुए हैं। ठीक है, और जितने भी मंदिर मिले हुए हैं, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, जैसे कटारमल का सूर्य मंदिर है, ठीक है, अल्मोड़ा में, साथ ही गुणायत्री मंदिर अल्मोड़ा में है। ठीक है, ऐसे पलेठी सूर्य मंदिर देवप्रयाग टिहरी में जो है, पौड़ी टिहरी में। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमको मिले हुए हैं शकों के टाइम से, हमको पुष्टि यहीं से होती है। जैसे आपका सुई में भी आयत्री मंदिर, महादेव का मंदिर है, वो मिला हुआ है। खेती खान में सूर्यदेव का मंदिर है, वो मिला हुआ है। तो ये सब हमें क्या देते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड है, वहां पे शकों ने भी यहाँ पे क्या कहता, हमें यहाँ पे राज किया हुआ था। ठीक है, ये हमको एविडेंस मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जो शक प्राचीन जो शक थे ना, वो प्राचीन में जो शक थे, वो प्राचीन
मध्य एशिया में रहने वाले लोग थे, ठीक है। मतलब जो मध्य एशिया है, ठीक है, वहां पे रहने वाले क्या थे, स्कीथी लोगों की एक एज क्या थी, वहां की एक जनजाति थी, एक जनजाति थी, ठीक है। तो जनजातियों का एक समूह था, उनको यहाँ पे शक कहा जाता था, और ये कहाँ पे रहते थे, ये मध्य एशिया में ये रहते थे, ठीक है। जो बाद में क्या हुआ, ये बाद में क्या होते हैं, भारत में आते हैं, ठीक है, कुछ चीन में चले जाते हैं, ठीक है, कुछ ईरान को चले गए, और कुछ यूनान में आ गए, तो अलग अलग जगह बस गए, ठीक है। तो जगह में बसने लगे, और यही कौन थे, शक थे वहां पे, ठीक है। और इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये सब क्या थे, एक स्कीथी कबीले के लोग थे। ये कुछ याद नहीं किस कबीले के लोग थे, और इसको याद रखना, ये मध्य एशिया से आई थी, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके लिए, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछता है, जो शक थे ना, शकों की भाषा कैसी थी, तो भाषा देखिए, ये मध्य एशिया से आए थे, तो इनकी भाषा क्या थी, ईरानी थी, ईरानी थी। इनकी भाषा कौन सी थी, ईरानी थी। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, शकों की जो भाषा थी वो ईरानी थी, ठीक है। और ये जो धर्म को मानते थे, इनका जो धर्म था, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको मानते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना ज्यादातर जो था वो बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार था, तो ये लोग यहाँ पे बौद्ध धर्म को यहाँ पे मानते थे, ठीक है। और आधुनिक भारतीय कैलेंडर आपको पता ही, मैंने बता ही दिया, आधुनिक जो भारतीय कैलेंडर है, ठीक है, शक संवत, उसी को हम यहाँ पे शक संवत, इनके द्वारा जो अपने कैलेंडर चलवाया गया, और भारत ने द्वारा भी जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो आपका कौन सा है, राष्ट्रीय कैलेंडर वो आपका शक संवत ही है, ठीक है, शक संवत, क्लियर है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जो शक संवत था ना, ये चलाया किसने था, ये आपके मालवा के राजा थे। कौन थे, मालवा के राजा, मालवा के राजा आपके नाम थे राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, ठीक है। तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा ही क्या किया गया था, यहाँ पे शक संवत का यहाँ पे प्रचलन चलाया गया था, ठीक है। और शकों के शासन के बाद क्या हुआ, तराई के भागों में क्या होता है, जैसे शकों का राज खत्म होता है, तो कुषाणों के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, तो आपने देखा होगा कुषाण, अभी हम पढ़ेंगे जो आपका नीचे जो उधम सिंह क्षेत्र है, ठीक है, तो वो कुषाणों ने क्या किया, यहाँ पे अपना अधिकार कर लिया था, किसके बाद, शकों के बाद। तो एक चीज आपको पता चल गई होगी यहाँ से, कुडिन राजवंश, कुडिनों के बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे आते हैं आपके शक आते हैं, शकों का राज होता है, फिर शकों का जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कुषाण राजवंश स्टार्ट हो जाता है। तो कुषाणों का युद्ध भी आगे हम ऐसी ही चीजों को कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर वगैरह है, अब वो मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, वो आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप उनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कटारमा का सूर्य मंदिर है, ठीक है, राज्य के जो प्रमुख मंदिर है, ठीक है। उसके बाद दुगई अथवा सूर्य मंदिर आपका गंगोली घाट वगैरह में है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। मटका सूर्य मंदिर है पिथौरागढ़ में है, वो भी आप लोग पढ़ लेना एक बार। खेतीकांत सूर्य मंदिर वो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे अगला राजवंश पढ़ते हैं, कुषाण राजवंश, कुषाण राजवंश, ठीक है। अब देखिए कुषाणों की बात करेंगे, तो हम कुषाणों की अगर बात करता हूं मैं, तो कुषाण भी क्या मानते थे, बौद्ध धर्म को यहाँ पे मानते थे, ठीक है। तो कुषाण भी बौद्ध धर्म को यहाँ पे मानते थे। साथ ही साथ जो कुषाण काल के अगर हम चीजें देखते हैं, ठीक है, तो कुषाण काल के अवशेष, कुषाण काल के अवशेष, ठीक है, कहां से मिले हैं, वीरभद्र, वीरभद्र। अब ये वीरभद्र कहां पे है, ऋषिकेश, जो नाम है उसका वीरभद्र, ठीक है, ऋषिकेश, ठीक है। और अगला आपका मोरध्वज, मोरध्वज कहाँ है, कोटद्वार में, कोटद्वार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। और अगला आपका इनके नाम से लग रहा है, गोविसाण, गोविसाण, तो ये है आपका काशीपुर, ठीक है। तो इससे हमें क्या हुए हैं, कुषाण काल के अवशेष हमको मिले हुए हैं, कहां कहां से मिले हुए हैं, वीरभद्र, मोरध्वज और गोविसाण से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। और साथ ही साथ इस अगर एक आपका मुन्नी की रेती जो है, ठीक है, मुन्नी की रेती, मुन्नी की रेती, तो यहां से 44 स्वर्ण मुद्राएं भी क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं, और किसके काल की है, ये आपकी कुषाण काल की मिली हुई है। ये कब मिली थी, 1972 के आसपास मिली हुई थी, ठीक है, उत्खनन वगैरह किया होगा। तो ये हमको जो मुद्राएं मिली हुई, ये किसकी है, ये हमारी कुषाण राजवंश से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे। इसके साथ ही देखिए अगला पॉइंट है आपका काशीपुर, जो जगह है ना आपकी अभी उधम सिंह नगर में, काशीपुर, तो काशीपुर से कुषाण जो कुषाण सम्राट है ना, ठीक है, कुषाण सम्राट वासुदेव द्वितीय, ठीक है, वासुदेव द्वितीय की कुछ क्या मिली है, स्वर्ण मुद्राएं हमको यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। अब मैं ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज होंगी वो मैं आपको वही यहाँ पे क्या करूंगा, लिखाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद क्या होता है, देखिए कुषाणों ने क्या किया था, कुलिंदा को पर्वत, अब जो कुषाण थे ना आपके, तो इनके द्वारा ही जो हमारे कुलिंद राजवंश था, ठीक है, तो कुलिंदा को क्या गया, पर्वतीय क्षेत्र में रहने के लिए क्या गया था, यहाँ पे बादशाह के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब इसका आगे बढ़ते हैं हम, अब बढ़ते हैं हम युद्धे राजवंश, ठीक है, उत्तराखंड में युद्धे राजवंश भी रहा था,
इसके बारे में भी कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आगे भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब आता है युद्धे राजवंश। देखिए मैंने आपसे पहले कहा है, ये जो ऐतिहासिक काल है ना, ये थोड़ा पेचीदा है, यहाँ अलग अलग लोगों ने राज किया था। अभी इसके बाद हम सीधे कत्यूरी राजवंश पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम चंद्र वंश पढ़ेंगे, गोरखा पढ़ेंगे और पवार राजवंश पढ़ेंगे, फिर हमारा हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट यहीं पे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये थोड़े हमारे पेचीदा टॉपिक रहते हैं, आपको भी पता ही है। ठीक है, अब जो युद्धे वंश है ना, इसकी जो मुद्राएं हमको मिली हुई है वो कहाँ से मिली हुई है? ये मिली है जौनसार बाबर से। जौनसार, इतना याद रख लो बस, बाबर से। ठीक है, और ये कहाँ पे आपको बताइए, देहरादून में है। ठीक है, और लेंसडाउन के आसपास भी जो है आपका, ठीक है, वहां से मिली है। कहाँ से मिली है? लेंसडाउन। तो दो जगह से हमको यहाँ पे युद्धे वंश की चीजें मिलती है। ठीक है, और कहा जाता है कि जो योद्धे थे ना, इनके द्वारा ही कुषाणों को क्या किया था? हराया था। ठीक है, तो कुषाणों को इनके द्वारा क्या हुआ था? हराया था, क्योंकि जब हराया तब तो इनने यहाँ पे राज किया होगा, है ना। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछता है बहुत बार, जो सीलवर्मन थे ना, सीलवर्मन, ठीक है, जो सीलवर्मन थे, इनके द्वारा जगह है एक बाड़वाड़ा। ठीक है, बाड़ देहरादून में एक बाड़वाड़ा जगह है, यहाँ पे यज्ञ वेदिका निर्माण किसने किया गया था? यहाँ पे सीलवर्मन के नामक जो युद्धे राजा ने करवाया था। ठीक है, सीलवर्मन राजा के देहरादून में यज्ञ वेदिका का निर्माण यहाँ पे करवाया था, जिसने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ जो होते ना आपके, अश्वमेध यज्ञ जो हुए थे आपके, वो यहाँ पे हुए थे। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, और अगर पूछेगा युद्धे राजवंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो वो भी आपके यही थे। कौन थे? सीलवर्मन ही थे यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी चीजें खत्म होती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, गोविसाण का मित्र राजवंश, इसको भी एक बार हल्का सा देख लेते हैं। ठीक है कुछ इंपोर्टेंट नहीं, गोविसाण वाला वही है जो आप काशी वाला रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें मित्र वंश की जानकारी मिलती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सीधे हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला आता है आपका छगलेश, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। ठीक है, छगलेश वंश। ठीक है, अब छगलेश वंश के बारे में हम चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो इस वंश की राजधानी, सॉरी, इस वंश की जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो छगलेश वंश की जो हमको जानकारी मिलती है वो लाखा मंडल से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लाखा मंडल अभिलेख से मिलती है। क्वेश्चन पूछेगा लाखा मंडल अभिलेख से किस वंश की हमको प्राप्ति होती है या जानकारी प्राप्त होती है, तो छगलेश वंश की हमको यहाँ पे क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और माना जाता है कि इनके द्वारा जो यमुना प्रदेश है ना, यमुना प्रदेश, जहां ना मतलब नदी, जो रिवर है आपकी यमुना रिवर निकलती है, उसको आसपास के क्षेत्र को कहते थे, और इसके आसपास के क्षेत्र में यहाँ पे छगलेश वंश ने क्या था? राज किया था। ठीक है, यमुना प्रदेश के आसपास में इन्हें ठीक मिला है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये होता है, जो आपका लाखा मंडल है ना, तो लाखा मंडल से ये माना जाता है कि छगलेश वंश के, ठीक है, सात वंशों ने यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे राज किया था। ठीक है, तो लाखा मंडल लेख में हमें मिलता है कि जो 7 छगलेश वंश के शासकों के यहाँ पे हमको मिलती है जानकारी, मिलती है, उनके नाम पता चलते हैं। ठीक है, और इनका जो पहला राजा था, अगर पूछेगा छगलेश वंश का पहला राजा कौन था, तो पहला राजा था आपका ये नरपति। कौन थे आपके? ये आपके नरपति थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और है, ये है यदुवंश वंश। अब इसके बारे में बताऊंगा नहीं, देखिए हल्का लिख लूंगा। ठीक है, सिंहपुर या सिंहपुर कहते हैं उसको, सिंहपुर, या फिर यदुराज वंश, यदुराज वंश। ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री में लिखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, कि पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए इस वंश की जो जानकारी मिलती है ना, यदुराज वंश की, हमको ये मिलती है ईश्वरा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ईश्वरा के, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार। ठीक है, लाखा मंडल अभिलेख से हमको जाकमारी मिलती है, तो ईश्वरा का जो लाखा मंडल अभिलेख है वहां से ये मिलती है। ठीक है, और यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे 12 शासकों ने किया था आज। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है इतनी डीप में। ठीक है, और इसका संस्थापक पूछेगा, बहुत बार यदुवंश का संस्थापक पूछा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसको याद रखना। संस्थापक पूछेगा तो ये याद रखना, ये राजा बहुत बार पूछा गया है, सेन वर्मन, सेन वर्मन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट और है, इस सबसे, देखिए संस्थापक तो सेन वर्मन थे। अगर पूछेगा सबसे प्रतापी राजा या शक्तिशाली राजा, सबसे प्रतापी राजा में कौन थे, तो इनका नाम था भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो ईश्वरा ने एक कैलाश मंदिर का बनाया था, जहां पे यह अभिलेख क्या है हमको मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका कर्तपुर राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए छोटे छोटे टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको करवाने बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, अगला आता है आपका कर्तपुर राज्य। कर्तपुर राज्य, देखिए कार्तिकेयपुर या कर्तव्य राजवंश हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम कर्तूर राजवंश पढ़ें। ठीक है, इसके संस्थापक थे कुनिंद थे, पूछेगा तो संस्थापक कुनिंद थे। ठीक है, और ये कौन थे? ये गुप्तों के सामंत थे, गुप्तों के सामंत थे। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी आपकी कार्तिपुर, कार्तिकेयपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपकी यहाँ पे इनकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, इसको याद करो। देखिए बहुत शॉर्ट में, आपको बुक भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ। बस हाँ, एक बार आपको फिर भी बुक तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें मैं छोड़ भी दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे इंपॉर्टेंट है पर आप लोग पढ़ेंगे ना, तो क्या पता कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, तो इतनी डेप्थ में यहाँ पे पूछता है नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नागवंश। ठीक है, अगला आता है आपका नागवंश। अब देखिए 5वीं सदी के आसपास ना नागों ने कर्तव्य या कुंडली राजवंश की सत्ता में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, और पूरे उत्तराखंड में इनके द्वारा क्या कर दिया? अपना राज किसके द्वारा? नागों के द्वारा उत्तराखंड में राज किया इनके द्वारा। ठीक है, कब की बात है? 5वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ। इनके द्वारा क्या किया? कर्तव्य के जो कौन थे? कुंडली राजवंश थे। ठीक है, तो इनको हराने के बाद इनके द्वारा यहाँ पे अपना क्या किया? अधिकार शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें अलग अलग, जिसमें नागों के प्रमुख कौन थे? एक थे विष्णुनाग, नाम याद रखो, ऐसे सुनना हो। ठीक है, संगनाथ, अंशुनाग, गणपति नाग, गणेश्वर नाथ, इनके क्या है? ये नामोल्लेख यहाँ पे मिलता है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, जो चंपावत में है ना, चंपावत के नाग मंदिर, ठीक है, चंपावत में नाग मंदिर है, ठीक है, का निर्माण 1563 में किसके द्वारा किया? कल्याण चंद्र के द्वारा। क्वेश्चन पूछता है कल्याण चंद्र, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो कल्याण चंद्र के बारे में पढ़ेंगे चंद्रवंश में। तो 1563 के आसपास चंपावत में नाग मंदिर का निर्माण करवाया था इनके द्वारा ही। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट और है, अगर नागवंश के रिलेटेड चीजें पूछेगा, वंश की लिपि क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो नागवंश की जो लिपि थी ना, वो आपकी कौन सी थी? संख लिपि थी, संख लिपि थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा नागवंश की लिपि क्या थी? वहां पे ब्राह्मणी और प्राकृत मत कर देना, सॉरी खरोष्टी मत कर देना, आपको वहां पे क्या करना है? संख लिपि करना है। ठीक है, और गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में, अब आपका जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है ना, वहां पर भी हमको क्या मिलता है? इसकी जानकारी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, देखिए तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख में, गोपेश्वर त्रिशूल त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं, 4 नाग राजाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, जानकारी देखिए, एक दो दिन एडजस्ट करना, मेरा बोर्ड आने वाला है, फिर मैं आपको बड़े बोर्ड पे करवाऊंगा चीजें। ठीक है, एक दिन आप एडजस्ट कर लो, बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी बाद में। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे जो विभिन्न मैंने बताया आपको, उत्तराखंड में नागों के निवास की पुष्टि होती है। पिथौरागढ़ में आपने नाम सुना होगा, कहाँ पे? बेरीनाग नाम सुना है, नाम सुना होगा। ठीक है, बेरीनाग से कोई वीडियो भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो मंदिर जो है वो नागों की पुष्टि करता है कि हाँ, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में नागवंश ने भी यहाँ पे जाके अपनी सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, इसके साथ ही एक और आपका सैम मुखेम, सैम मुखेम नाग, ये कहाँ पे है? ये आपका टिहरी में है। ठीक है, तो इन्हीं से हमको मिलती है, यहाँ पुष्टि मिलती है कि हाँ, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में इनके द्वारा शासन यहाँ पे किया गया था। अगला आता है आपका गुप्त काल। ठीक है, अब देखिए गुप्त काल में क्या होता है? समुद्रगुप्त को कर्तव्य शासन करने का प्रसन्न यहाँ पे करते थे। ठीक है, तो गुप्त काल में जो समुद्रगुप्त को कर्तव्य के शासक क्या करते थे? देकर जो कर होता था, ठीक है, तो कर दे के यहाँ पे क्या करते हैं? उनको प्रसन्न करते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बातें पूछता भी नहीं है। ठीक है, और जो समुद्रगुप्त थे, उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्तराखंड पर अधिकार किया था। अब क्वेश्चन पूछेगा अभी, तो उत्तराखंड में जो गुप्त वंश के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा क्या किया था? उत्तराखंड में राज किया गया था, अधिकार किया गया था। ठीक है, राजा कह सकते हैं, राज किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछ सकता है। इसके बाद आपका मौखरी राजवंश। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं राजवंश। ठीक है, तो कन्नौज के आसपास इसने किया था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है ना, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, इसको एक बार आप जरूर देखे ना, जो है आपका उत्तर गुप्त काल हर्षवर्धन वाला। ठीक है, उत्तर, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें मिल सकती हैं। उत्तर गुप्त काल जो कि आपका हर्षवर्धन वाला। ठीक है, हर्षवर्धन। देखिए इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए, अब चीनी यात्री के बारे में आपको पता ही है, चीनी यात्री हर्षवर्धन के टाइम पे कौन चीनी यात्री आया था? ये तो पता होना चाहिए हिस्ट्री के अंतर्गत। तो हिंसांग आया था। ठीक है, तो हिंसांग के द्वारा ही 634 के ईस्वी के आसपास हर्षवर्धन के साथ उत्तराखंड में आया था। हर्षवर्धन के साथ ही यहाँ पे क्या हुआ था? उत्तराखंड आया था। कौन? चीनी यात्री हिंसांग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था आपका। और हिंसांग के समय ही उत्तराखंड में क्या था? किस वंश का राज था? तो यहाँ पे मौर्य वंश का क्या था? प्रभुत्व था। सॉरी, कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का। कौन सा? बौद्ध धर्म का।
ठीक है, यहाँ पे प्रभुत्व था। और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में धीरे-धीरे कई राज्य स्थापित होते हैं, ठीक है, छोटे-छोटे राज्य थे अलग-अलग, ठीक है, इतना हम डिटेल में नहीं जाएँगे, इसको आप लोग यहाँ पे याद करना, ठीक है। फिर क्या होता है, जो हर्ष के पश्चात जो मध्य हिमालय का क्षेत्र आता है, ठीक है, तो वो थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वो कहा जाता है कि जो गोबीबिसाहन के आस-पास के 3 जनपद जिन्होंने स्थापित किए थे, वो आपको एक बार बुक देखेंगे तो आपको समझ में वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो कि आपने चीज़ें यहाँ पे क्लियर की होगी, ठीक है। तो इसके साथ बाकी चीज़ें हम आगे पढ़ते रहेंगे। अभी आज तक हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो आपकी कार्तिकेय राजवंश या कत्यूर राजवंश से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।